सबसे सुरक्षित बैंक को लूटने वाला शख्स कैसे जज को उल्लू बनाकर जज के सामने से ही हो जाता है फरार, और जो कभी भी पुलिस के हाथ नहीं आया। वो लुटेरा कौन था, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। चोर एक संदेश जरूर छोड़ कर गया था। वॉल्ट की दीवार पर स्प्रे पेंट से लिखा था, बिना हथियार के, बिना नफरत के और बिना किसी हिंसा के। एक बैंक जिसके बारे में कहा जाता है कि उसको लूटना असंभव है। एक तहखाना जिसमें लगा था 20 टन भारी स्टील का दरवाजा। दीवार भी लोहे की बनी हुई थी और उनके अंदर रखा था अरबों रुपए का खजाना। लेकिन एक दिन वो खजाना लूट लिया गया और दीवारें ज्यों की त्यों थी और 20 टन भारी दरवाजा भी नहीं खोला गया। इसके बावजूद भी लुटेरे 27 घंटों तक उसके अंदर चोरी करते रहे और फिर फरार हो गए। ये सब कैसे हुआ, आज की वीडियो इसी पर होगी। तो दोस्तों करते हैं आज की वीडियो को शुरू। तारीख थी 19 जुलाई 1967। सुबह के 9 बजे का वक्त था। जगह थी फ्रांस के नीस शहर की सोसिएट जनरल बैंक। रोज की तरह बैंक खुला। मैनेजर ने चाबी पकड़ी और सीधा बैंक के वॉल्ट की तरफ गया ताकि वॉल्ट से वो कुछ कैश निकाल सके। और वॉल्ट को खोलने में उसको दिक्कत आई और ये अक्सर होता था, इसलिए बैंक मैनेजर ने बाकी लोगों की मदद मांगी। इसके बावजूद भी वॉल्ट का दरवाजा नहीं खुल सका। अंत में मैनेजर ने वॉल्ट बनाने वाली कंपनी को उसके बारे में बताया। कंपनी के लोग वहां पर पहुंचते हैं लेकिन उनसे भी वो दरवाजा नहीं खुलता। बैंक के वॉल्ट में न सिर्फ अरबों करोड़ों का कैश था बल्कि लगभग 4000 लॉकर बॉक्स भी थे। कोई और बैंक होता तो मैनेजर डर जाता, पर उन्हें क्या पता था कि ये वॉल्ट किसी ने लूट लिया है। लेकिन इस बैंक में ये ख्याल मैनेजर तो क्या किसी के भी दिमाग में नहीं आया, क्योंकि सोसिएट जनरल वॉल्ट को वो सबसे सुरक्षित वॉल्ट माना जाता था जिसका दरवाजा 20 टन भारी स्टील से बना हुआ था, जिसे खोलना नामुमकिन था। और दरवाजा उस रोज नहीं खुला तो उन लोगों ने उस दीवार में छेद करने की ठानी। कई फीट मोटी दीवार के बीचों बीच लोहा लगा था जिसे काटने में कई घंटों का समय लगा। और अंत में मैनेजर और बाकी लोग जब अंदर पहुंचे तो अंदर का नज़ारा देखकर सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि वॉल्ट लूटा जा चुका था। और वॉल्ट का 20 टन भारी वाला दरवाजा इसलिए नहीं खुल रहा था क्योंकि उसको अंदर से वेल्ड कर दिया गया था। इसके बाद चोरों ने कैश और लगभग 400 लॉकर्स बॉक्स खोलकर उनके अंदर से भरा सारा कीमती सामान लूट लिया था। ये हरकत किसने की, इसका जवाब किसी के पास नहीं था, मगर चोर एक संदेश जरूर छोड़कर गए थे। वॉल्ट की दीवार पर स्प्रे पेंट से लिखा था, विदाउट आर्म्स, विदाउट हेट एंड विदाउट वायलेशंस, यानी बिना हथियार के और बिना नफरत के और बिना किसी हिंसा के। इसके अलावा वॉल्ट के फर्श पर एक छेद भी बना हुआ था जिसकी मदद से चोर अंदर ही अंदर सारा माल लेकर उड़ चुके थे। अब बारी आती है पुलिस की। तहकीकात में पता चला कि बैंक के वॉल्ट से अंडरग्राउंड सीवर तक एक सुरंग बनाई गई थी। सीवर तक पहुंचकर पुलिस को कुछ सुराग भी हाथ लगे और कुछ औजार भी मिले, जिनमें शामिल थे 27 गैस सिलेंडर, वेंटिलेशन के उपकरण और 1 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिकल वायर। ये सारे उपकरण सुरंग खोदते समय उपयोग में लाए गए थे और सुरंग के रास्ते लगभग चोर $20 मिलियन लूटकर ले गए थे। आज के हिसाब से कुल 900 करोड़ रुपए बैठते हैं। ये न केवल फ्रांस इतिहास की सबसे बड़ी लूट थी बल्कि इसने फ्रेंच पुलिस और सोसिएट जनरल बैंक पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। सबके सामने एक ही सवाल था, आखिर ये चोरी किसने की और चोरी की पूरी प्लानिंग कैसे हुई। लगभग 3 महीने की मेहनत के बाद पुलिस के हाथ एक बड़ा सुराग लगा। एक लड़की की टिप पर पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो कि बैंक लूटने वाले गिरोह का मेंबर्स था। खातिरदारी के बाद उसने अपने गिरोह के सारे मेंबर्स के नाम बता दिए।
यहीं से पुलिस को उस लूट के मास्टरमाइंड का पता चला, जिसका नाम था एल्बर्ट स्पाजियारी। पुलिस इस नाम से वाकिफ थी। ये कोई आम शख्स नहीं था, ये शहर का नामी फोटोग्राफर था, जो उस वक्त शहर के मेयर के साथ उनके आधिकारिक फोटोग्राफर के नाते उनके साथ जापान गया हुआ था। उसका नाम सामने आते ही पुलिस ने उसके बैकग्राउंड के बारे में भी पता लगाया। स्पाजियारी की कहानी अपने आप में एक दिलचस्प कहानी थी। वो 17 साल की उम्र में वियतनाम में लड़ने जाने वाला अच्छा सैनिक था, लेकिन वियतनाम में ही उसको चोरी की आदत लग गई थी। वियतनाम में एक ब्रोथल में चोरी करने के मामले में उसे वापस फ्रांस भेज दिया गया था और उसको जेल भी हो गई थी। जेल से बाहर आने के बाद वो एक चरमपंथी संगठन से जुड़ा और आतंकी गतिविधियों में लिप्त हो गया, जिसके चलते उसको 3 साल की जेल और हुई। जेल से बाहर निकलने के बाद फिर उसने शादी की और अपनी पत्नी के साथ साल 1968 में फ्रांस के नीस शहर में आकर बस गया। उसने वहां पर आकर फोटोग्राफी का काम सीखा और जल्द ही अपना एक स्टूडियो खोल लिया। एल्बर्ट स्पाजियारी की जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी, मगर वो अपनी इस बढ़िया जिंदगी से खुश नहीं था। साल 1972 में उसके हाथ एक किताब लगी। लूप होल नाम की ये किताब एक ऐसी लूट की कहानी के बारे में थी, जिसमें चोर शहर के सीवर सिस्टम को इस्तेमाल करके बैंक को लूट का अंजाम देते थे। एल्बर्ट को ये कहानी पढ़ते पढ़ते एक आइडिया सूझा कि नीस के एक बड़े बैंक सोसिएट जनरल के ठीक नीचे शहर का सीवर सिस्टम होकर गुजरता है। उसने जल्द ही अपना स्टूडियो छोड़ दिया और वहां पर दूसरे लोगों को रख लिया। इसके अलावा उसके बारे में एक बात और जाननी जरूरी है, वो ये कि वो पहले एक ऐसी कंपनी में काम कर चुका है जो बैंकों के वॉल्ट बनाती है। इसी तैयारी की बदौलत वो बैंक को लूटने का प्लान बना पाया। प्लान के तहत सबसे पहले उसने टाउन हॉल जाकर शहर के सीवर नेटवर्क का नक्शा हासिल किया। इसके बाद कई हफ्तों तक वो सीवरों में घूमता रहा ताकि वो सीवर सिस्टम को बहुत ही अच्छे से समझ सके। फिर उसने सोसिएट जनरल बैंक में एक सेफ्टी बॉक्स को खोला। नियम के अनुसार सेफ्टी बॉक्स में क्या है ये बैंक के लोगों को भी नहीं पता होता है और ना ही वे इसे देख सकते हैं। इसी बात का फायदा उठाते हुए स्पाजियारी ने सेफ्टी बॉक्स में एक अलार्म घड़ी रख दी, जिसमें आधी रात का अलार्म लगा हुआ था। अगले कई दिनों तक आधी रात में उसमें बहुत तेजी से अलार्म बजा, मगर बाहर उसकी कोई आवाज नहीं आई। लेकिन स्पाजियारी को ये पता चल गया कि वॉल्ट के अंदर साउंड से एक्टिव होने वाला कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम नहीं लगा हुआ है। अब अगला कदम था लूट को अंजाम देने का। इसके लिए स्पाजियारी ने इलाके के कुछ छटे हुए बदमाशों को इकट्ठा किया। 2 महीनों तक 20 लोगों ने सीवर से लेकर बैंक के वॉल्ट तक एक सुरंग खोदी। इस काम के लिए उन्होंने औजारों की बजाय हाथों का इस्तेमाल किया, क्योंकि औजारों को बहुत आसानी से ट्रेस किया जा सकता था। 2 महीनों बाद जो सुरंग बनकर तैयार हुई वो 8 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 20 इंच ऊंची थी। सुरंग गिरे नहीं, इसके लिए उसमें कंक्रीट लगाकर बिजली की तारों से रोशनी का इंतजाम किया गया। इसके बाद आई घटना की तारीख। रविवार के रोज वे लोग सुरंग के रास्ते वॉल्ट के अंदर घुसे और अगले 27 घंटों तक वॉल्ट के अंदर ही रहे। इसके बाद वो सारा माल इकट्ठा करके वहां से चलते बने। फ्रांस के इतिहास की सबसे बड़ी लूट को अंजाम देने के बाद एल्बर्ट स्पाजियारी फिर से अपने फोटोग्राफी के धंधे में लग गया। उसे अपने आप पर पूरा भरोसा था कि पुलिस उस तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन हुआ कुछ और। पुलिस ने जल्द ही उसके मास्टरमाइंड होने का पता लगा लिया। पुलिस को एल्बर्ट स्पाजियारी की
पूरी कहानी का पता चल चुका था। पुलिस उसके जापान से लौटने का इंतजार कर रही थी और जापान से लौटते ही पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती पूछताछ में तो वो अपना मुंह खोलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन जब पुलिस ने उसकी पत्नी को इन्वॉल्व करने की धमकी दी तो वो कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो गया। हालांकि इसके बाद भी उसने पुलिस को अपने सारे मेंबर्स के नाम नहीं बताए और ना ही कोई ऐसा सुराग दिया जिससे पुलिस उसको सजा दे सके। इसके बाद लगभग 5 महीने जेल में रहने के बाद एक दिन उसने अपना केस देख रहे जज से मिलने की इच्छा जाहिर की। उसने कहा कि जज को वो अपने सारे साथियों के नाम बताना चाहता है और साथ ही एक पुख्ता सबूत भी देना चाहता है। इस पाजियारी की ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई। जब उसको जज के सामने लाया गया तो जज के सामने उसने एक कागज पेश किया। इस कागज में कुछ कोडेड सिंबल बने हुए थे। जज ने उससे पूछा कि इन सिंबल्स का क्या मतलब है, तो उसने कहा कि ये कोड तोड़कर ही असली सबूत सामने आएंगे। जज उस कागज को बहुत ही ध्यान से देखने लगा। तभी मौका पाकर इस पाजियारी कमरे में लगी एक खिड़की से नीचे कूद गया। नीचे कूदते वक्त वो एक कार में गिरा और कार से उठकर वो एक मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से फरार हो गया, हमेशा हमेशा के लिए। इस पाजियारी की गैर मौजूदगी में ही जज ने उसको उम्र कैद की सजा दे दी गई, लेकिन वो पुलिस के हाथ कभी नहीं आया। समय समय पर उसकी कुछ तस्वीरें फ्रेंच के अखबारों में छपती रहती है, लेकिन वो खुद कभी भी पकड़ा नहीं गया। लेकिन 1 साल बाद उसने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था द सीवर्स ऑफ पैराडाइज। इस किताब में बैंक लूट की पूरी कहानी लिखी गई थी। इसके बाद उसका क्या हुआ किसी को कुछ भी नहीं पता। एक रिपोर्ट के मुताबिक उसने अपनी बची हुई जिंदगी साउथ अमेरिका में रहकर गुजारी थी और बाद में वो इटली चला गया था, जहां पर फेफड़ों के कैंसर से उसकी मौत हो गई थी। मगर उसने जो पैसा लूटा था पुलिस उसको आज तक भी बरामद नहीं कर पाई।